हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आई होप आपने बाकी के सारे वीडियोस देखे हैं और नोट्स आप कंटिन्यूसली बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या है। सबसे पहले देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल बजटिंग। देखिए, कैपिटल बजटिंग क्या है। इट इज़ नथिंग बट अ टेक्निक यूज्ड फॉर मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, जब हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं मतलब एक कैपिटल को बजट करना, एस्टिमेशन लेना कि हम किस हिसाब से ये कैपिटल को लेकर आएंगे। तो ये जो कैपिटल है वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है हमारे लिए। कैपिटल बजटिंग इज डिफाइंड एज द फर्म्स फॉर्मल प्रोसेस फॉर द एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या बोला है ये, फॉर्मल। देखिए, इट्स अ फॉर्मल प्रोसेस फॉर द एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल बजट को कैसे डिफाइन किया है, एज द फर्म्स फॉर्मल प्रोसेस। किसका फॉर्मल प्रोसेस, फर्म का। फॉर किस चीज के लिए, एक तो अक्वायर करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग में अगर आप फंड्स को कंपनी के अंदर लेकर आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर अक्वायरिंग द फंड्स। और कैपिटल, अगर आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे। ठीक है, आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि अगर मैंने सो एंड सो अमाउंट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो मुझे वहां से रिटर्न्स कितने आएंगे। दैट इज नथिंग बट योर कैपिटल बजट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। देन सेम गोज विद द एक्विजिशन, कि आपने कहीं से लोन लिए, ले लिए, डेट ले लिए, और वहां पे जो रीपेमेंट है वो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा। राइट। तो कैपिटल बजटिंग में एक फॉर्मल प्रोसेस है, अगर आपको कैपिटल अक्वायर करना है तो, और इन्वेस्ट करना है उसके लिए कैपिटल बजट कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड फॉर एडिशन, डिस्पोजिशन, मॉडिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये फर्म का डिसीजन है। ठीक है, किन किन चीज़ों के लिए, फंड्स को ऐड करने के लिए, फंड को डिस्पोज करने के लिए मतलब कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ फंड्स है हमारे पास उसको मॉडिफाई करने के लिए, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो कुछ फंड हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के कहीं और पे ट्रांसफर करेंगे, प्लस कुछ सर्टन अमाउंट जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में फिर से ऐड होंगे, तो मॉडिफाई करना है हमें। देन रिप्लेस करना है। ठीक है, कोई इमरजेंसी फंड थे हमारे पास, तो कोरोना के टाइम पे वो इमरजेंसी फंड हमारे लिए निकल गए। ठीक है, सारे के सारे इमरजेंसी फंड हमने यूज कर लिए, लेकिन अब हमें दो फंड शायद अब बनाने पड़ेंगे। तो जूना जो ओल्ड फंड है, ठीक है, उसको हमने यूज किया, यूटिलाइज किया, अब हम उसे रिप्लेस करेंगे इमीडिएट इमरजेंसी, फ्यूचर इमरजेंसी। ठीक है, जैसे तुरंत लॉकडाउन हो गया, तुरंत हमारे एक 15-20 दिन बाद हमारे लोगों को सैलरीज देना है, 30 दिन बाद। ठीक है, तो उसके लिए एक इमीडिएट इमरजेंसी फंड होगा, और एक होगा लॉन्ग टर्म इमरजेंसी फंड। यानी अगर ये जो बीमारी है या फिर ऐसे कोई इमरजेंसी है जो आने वाले दिनों में भी असर करेगी, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म फंड हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसा कोई भी फंड जिसको हम रिप्लेस करते हैं वो है रिप्लेसमेंट फंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब ये कैपिटल बजटिंग में कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। सबसे पहले, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अगर आपको कैपिटल बजट करना है तो आपको देखना है कि आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल है। प्लस अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो तो भी फंड्स अवेलेबल कितने देखने हैं, फंड्स अक्वायर कर रहे हो तो भी फंड्स कितने अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हमारे, हमारे डेट्स कितने हैं, और हमारे पास डेट्स बढ़ाने हैं, लोन्स बढ़ाने हैं, या फिर हमारे पास जो ओन फंड्स है उसी को और इंक्रीज करना है बाय इशू ऑफ राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। राइट। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, लोन ज़्यादा लेने पे हमें बेनिफिट मिलेगा, या फिर बोरोड फंड को अगर हम और ग्रो करेंगे और हमारे प्रॉफिट को और एक्यूमुलेट करेंगे तो हमें टैक्सेशन में प्रॉफिट मिलेगा। गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज़ है हमारे नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, हमने जो डाइवर्सिफिकेशन का प्लान किया है उससे लेकर, क्या गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ एंड प्लान्स है, जो उसका इम्पैक्ट जो है हम पे कितना होगा। ठीक है, वो भी ध्यान देना है। लेंडिंग पॉलिसीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें लेंडिंग करेगी, हमें पैसा देगी, उनके क्या पॉलिसीज है, उनको तुरंत हमें रीपे करना है या फिर आफ्टर 6 मंथ्स हमारा रीपेमेंट चालू होगा,
या फिर एक लमसम अमाउंट हमें उनको देना है, या फिर हमें एक बॉन्ड इशू करके रखना है उनके नाम पे, क्या पॉलिसी है उनकी। इमीडिएट नीड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में हमें तुरंत पैसे लगाना है कि तुरंत हमें काम करना है पहले, ठीक है। मैन पावर चाहिए कि मनी पावर चाहिए पहले। देन वर्किंग कैपिटल क्या है हमारे पास, करंटली हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल है, क्या वो हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को, इनकम्स को हैंडल कर पाएगा। ट्रेंड्स ऑफ अर्निंग्स क्या है, हमारे अर्निंग्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या सोर्सेस है, और वहाँ से हम लोग जो पैसा एक्यूमुलेट करने का सोच रहे हैं, गैदर करने का सोच रहे हैं, असेंबल करने का सोच रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है। कैपिटल रिटर्न करने की हमारी क्या कैपेसिटी है, कितना रिटर्न करना है अगर हमने डेट्स लिए तो, अगर हमने ओन फंड्स लिए या बोरोड फंड्स लिए तो कितना हम लोग वो डिविडेंड के नाम पे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के टाइम पे। तो कैपिटल बजटिंग के कुछ टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स क्या है, एक पे बैक पीरियड है, सेकंड आईआरआर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, नेक्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेक्स्ट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एंड फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन। देखिए, पे बैक पीरियड इज द नेसेसरी पीरियड फॉर गिविंग बैक द इन्वेस्टेड मनी, ठीक है। अगर आपने कुछ लोन लिया है तो उसको 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल पे करना है, आपको रिटर्न करना है, दैट इज नथिंग बट योर पे बैक पीरियड विच इज नेसेसरी, ठीक है। इट emphasizes मोर ऑन एनुअल कैश इनफ्लो, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पे बैक पीरियड कहाँ पे आपको ज़्यादा एम्फोसाइज करेगा कि आपका एनुअल कैश इनफ्लो क्या है। क्यों एनुअल कैश इनफ्लो, क्योंकि वो नेट आपको अमाउंट बताएगा कि आपका प्रॉफिट कितना आता है, आपका लॉस कितना है। इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल क्या है आपके प्रोजेक्ट का, और अपना जो इकोनॉमी है, इनफ्लो इकोनॉमी है, इनफ्लो मॉनिटरी प्रोसेस है, ठीक है, वो कितना होगा। और इकोनॉमिक लाइफ यानी कितना टाइम ये प्रोजेक्ट हमको इनकम या अर्निंग ला के देगा। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, ए और बी लिखा है हमने यहाँ पे, दो प्रोजेक्ट्स लिए। एक तो कैश आउटफ्लो है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो कैश फ्लो 1 लाख रुपए है, एंड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो 1 लाख रुपए है। अब कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 45,000 आ रहा है, ठीक है। देन सेकेंड ईयर में 40,000 आ रहा है, तो 45 एंड 45, फर्स्ट ईयर तो इतना ही होगा, प्लस क्यूमुलेटिव होगा, मतलब ऐड होते जाएगा, तो 40 प्लस 45 is 85, then 45 40 प्लस थर्ड ईयर में 35 आ रहा है, तो 1,20,000, देन फिफ्थ फोर्थ ईयर में 50,000, तो इट कम्स टू टोटल अराउंड 1,70,000। तो हमारा जो आउटफ्लो है 1 लाख का, वो कौन से ईयर में कंप्लीट हो सकता है, थर्ड ईयर में कंप्लीट हो सकता है, तो हमारा पे बैक पीरियड 3 साल का होगा, राइट। तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ईयर्स प्लस रिमेनिंग अमाउंट और कैश इनफ्लो इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो इन द नेक्स्ट ईयर। सो ईयर्स कितने हैं, 2 lakhs, सॉरी 2 ईयर्स। देन रिमेनिंग अमाउंट कितना है हमारा, 1 लाख, माइनस कितना करेंगे हम, 85,000, क्योंकि हमारे उतने आए हैं दूसरे साल में, ठीक है। जब हम सेकेंड ईयर देखेंगे तो हमारे पास कितना है, 85,000 क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है, तो उसको डिवाइड करेंगे कैश इनफ्लो इन द नेक्स्ट ईयर। अब कितना बैलेंस बचता है, 1 लाख माइनस 85,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 35,000। 35,000 क्यों लिया है, बिकॉज थर्ड ईयर में हमारे पास इतना अमाउंट आने वाला है, राइट। सो 1 लाख माइनस 85,000 डिवाइडेड बाय 35,000, ठीक है। तो आपका जो पे बैक पीरियड है दैट इज योर 2 years 4 months, ठीक है। तो 2 years 4 months एंड 28 days समथिंग जो भी है, देखिए अप्रोक्सीमेटली 2 years 5 months आपका आता है, 5 months and 5 days। सो अबाउ कैलकुलेशन रिवील्स द कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है। नंबर वन, इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, ठीक है। मनी का टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं करता कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जो भी फंड हमने लेकर आया है, या फिर उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वैल्यू है वो नहीं कंसिडर करता। इट डज नॉट कंसिडर द कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड के पास जो कैश आ रहा है वो नहीं कंसिडर करता, बिकॉज इसका अल्टीमेट गोल कितना है, हमने कितना इन्वेस्ट किया या फिर कितने फंड्स लाए, उसको रिटर्न करने का, या फिर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने साल तक का होगा। देन इट डज नॉट कंसिडर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है कितना कितना टाइम चलेगा, ठीक है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा हमें। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज पैटर्न ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो का पैटर्न कैसा है,
फ्लो एकदम स्मूथ है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, वो नहीं कंसिडर करता। एंड देन इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑल द रिलेवेंट डायमेंशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की जो भी डायमेंशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो पे बैक पीरियड के बाद दूसरा कंसेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी रेफर द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो हम लोग देखते हैं। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला है। अब डिसीजन रूल्स है कुछ। एक, अगर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, इसलिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर आप प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हो, ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन जीरो। अब आप डिलेमा में हो कि यार एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, तभी ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाता है, इज इक्वल टू प्रॉफिट में भी जा सकता है, लॉस में भी जा सकता है। कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, देखिए कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो जो है 1 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 1%, 10% का इंटरेस्ट है, तो कितना होगा, 1 हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो है टैबुलर फॉर्म में जाता है, इसका एक टेबल है, उस हिसाब से हम लेते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। तो जब 10% दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 1 लाख इज 1। नाउ कैश इनफ्लो जो है फर्स्ट ईयर के लिए 40,000 है, सेकेंड ईयर के लिए 40, सॉरी फर्स्ट ईयर के लिए 45,000, सेकेंड ईयर के लिए 40,000, थर्ड ईयर के लिए 35 एंड फोर्थ ईयर के लिए 50,000। तो टोटल कैश इनफ्लो जो है हमारे पास फोर्थ ईयर में 1,34,380 का आ रहा है। नाउ हियर सिंस net present value is equal to present value of cash inflow minus cash outflow, so NPV 1,34,380 minus 1 lakh is equal to 34,000, actually it should be 34,380 and it is 34,380, थोड़ा कॉमा इधर उधर हो गया है, तो जब आप देखोगे तो शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो 1,34,380 में से 1 लग गया है तो 34,380। So the above calculation reveals that calculated NPV is positive, मतलब चौथे साल तक अगर हम ये रीपे कर सकते हैं तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है तो प्रोजेक्ट हम नहीं ले सकते बिकॉज हमारी अर्निंग्स ही उतनी नहीं है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि हमारा जो टोटल कैश फ्लो है कितना है और नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा जो है उसके हिसाब से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनपीवी। तो प्रोज यानी एडवांटेजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए हम ये देखते हैं। टेक्स द अकाउंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखता है कि इतने सालों में हमारे पास अगर 1,34,000 समथिंग अमाउंट आ रहा है तो उस पर्टिकुलर दिन में उसका वैल्यू क्या होगा। कंसिडर ऑल कैश फ्लो, सारे कैश फ्लो को कंसिडर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको क्या देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी। देन प्रोवाइड्स बेटर फोरकास्ट, अच्छा फोरकास्ट देने के लिए हमें बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो क्या है, इट मे नॉट गिव रिलायबल आंसर्स व्हेन डिसलिंग विद अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स अंडर द कंडीशंस ऑफ अनइक्वल लाइफ प्रोजेक्ट। ये रिलायबल नहीं है कि आप अगर अल्टरनेट प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्या आंसर होंगे उसके, ठीक है। जो अनइक्वल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है वो नहीं कैलकुलेट कर सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी शायद वो कैपिटल का जो पैसा लगता है कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए वो भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्या देखता है, प्रॉफिटेबिलिटी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज आर न्यू कंसेप्ट एंड नेक्स्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या कहा गया है, IRR इज द rate at which the sum of discounted cash inflow equals the sum of discounted cash outflow। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो एंड डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो हम देखते हैं। इट इज द रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज जीरो। सो द नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का वो जीरो है, राइट। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज जीरो, इस रेट पे वो चलता है। इट इज कॉल्ड इंटरनल रेट बिकॉज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेट because it depends mainly on the outlay and proceeds associated with the project and not on any rate determined outside the investment। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसलिए कहा गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है जितना अमाउंट है उस हिसाब से ही हो जाता है,
बाहर का कोई भी डिटरमाइंड रेट या मार्केट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं करता। आईआरआर डिसीजन रूल, अगर आईआरआर का डिसीजन लेना है तो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन 1। प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है तो आईआरआर शुड बी ग्रेटर देन 1। देखिए कैश आउटफ्लो इज 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया है हमने 10% के हिसाब से, जो भी फैक्टर्स आता है। प्रेजेंट वैल्यू इन कैश इनफ्लो लिया है, कैश इनफ्लो कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 30% में कितना है, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन कैश इनफ्लो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर 45,000 का कैश इनफ्लो आ रहा है। अब प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40,905 आपका एक्चुअल कैश इनफ्लो आ रहा है। लेकिन अगर आप वो प्रेजेंट वैल्यू 30% के हिसाब से फैक्टर लोगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है 34,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है वो मैटर करते हैं हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स के लिए। तो उस हिसाब से देखिए ये 34,140 आ रहा है टोटल इनफ्लो, एंड यहाँ पे जो है फोर्थ ईयर में 17,550। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव नहीं ले रहे, हम यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, तो कैश इनफ्लो, कैश इन फॉलो माइनस कैश आउट फॉलो दैट इज इक्वल्स टू कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। 10% के हिसाब से जब हम जाते हैं तो 34,380 हमें मिलता है। लेकिन जब हम 30% के रेट ऑफ हिसाब से जाते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से, तो माइनस 8,285 हमें मिलता है। तो 10% के हिसाब से कैसे है, 34,380 डिवाइडेड बाय 34,380 माइनस 820 8285 इंटू 30% माइनस 10%। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली 34,380 है, ये कोई डिवीजन नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 34,380 अगेन जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आपका जो आएगा 42,665। 30 माइनस 10 आपका हो जाएगा 20%। देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% हम ऐसे ही लेंगे। देन जब इसको कैलकुलेट करेंगे डिवीजन के हिसाब से तो 0.8058 आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो टोटल कैलकुलेशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 26.11% आता है। ठीक है, थोड़ा सा जंबल सम है, आप अच्छे से कैलकुलेशन को लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए, और उसके बाद आपको 26.11% आना ज़रूरी है। Pros and cons of IRR takes accounts of the time value of money, easy to understand। ठीक है, मैनेजर्स को बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी है, और टोटल कैश इनफ्लो एंड टोटल आउटफ्लो भी वो कंसिडर करता है, ये इसका बहुत मेजर एडवांटेज है। ठीक है, और इस हिसाब से ही कैलकुलेट हम करते हैं। देन कॉन्स क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्वॉल्व टेडियस कैलकुलेशंस, डिफिकल्ट टू यूज इन प्रोजेक्ट फॉर वेरिंग साइजेस। ठीक है, कैलकुलेशन जो है टेडियस है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि क्या क्या कैलकुलेट हो रहा है, राइट, तो ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद डिफ़िकल्ट है, अगर अलग अलग साइज़ के प्रोजेक्ट्स को आप लेते हैं तो कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू चूज़ व्हेन प्रोजेक्ट हैव द सेम आईआरआर, अगर सेम आईआरआर है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें कि कौन सा प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करें। देन नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्काउंट रेट पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहता, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड जो हमने देखा था सबसे पहला कंसेप्ट, except that it uses discounted free cash flow rather than actual undiscounted cash flow। Payback period में हम लोग अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो लेते थे, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमें लेना है। The discounted payback period is defined as the number of years needed to recover the initial cash outlay from the discounted free cash flow। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हम लेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है उस हिसाब से। Then profitability index. Profitability index is the present value of an anticipated cash inflows divided by the initial investment। ठीक है, तो anticipated cash inflow है वो डिवाइड करेगा initial investment से। It is a method of assessing capital expenditure opportunities। क्या assess करता है capital expenditure opportunities in the profitability index। profitability index में capital expenditure जो है वो opportunity कितना है वो बताता है। फॉर्मूले के हिसाब से जब जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो पे आपको ध्यान देना है।
बाकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू हमें लेना है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो और डिजायरेबिलिटी रेशियो। ये भी ध्यान देना है क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो और डिजायरेबिलिटी रेशियो, वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आपको आंसर आना चाहिए। इस वजह से दोनों कंसेप्ट के नाम आपको याद रखने हैं। देन फाइनली एक कंसेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने पढ़ा है बट थोड़ा सा एक और जिस्ट ले लेंगे हम। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द मिक्स ऑफ ओन्ड कैपिटल दैट इज इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, जो भी हमारे इक्विटीज़ है, बोरोड फंड्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो बोरोड कैपिटल भी आ जाते हैं इसमें, डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। देन कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन और मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विच अ कंपनी यूजेस टू फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? उनको यूज़ करना है फाइनेंस को फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। Then maximization of shareholders' wealth is prime objective of financial managers. The same may be achieved if an optimal capital structure is designed for the company. So, shareholders का जो maximization of wealth है वो prime objective है। जब capital structure बात करेंगे हम लोग, जो फाइनेंशियल मैनेजर है आपके, वो यही सोचेगा, यही चाहेगा कि हमारे जो शेयर होल्डर है उनका वेल्थ मैक्सिमाइज हो और उस हिसाब से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। देन प्लानिंग कैपिटल structure involves balancing the shareholders expectation and capital requirement of the firm. So capital structure क्या करता है? बैलेंस करता है shareholders के expectations को, यानी risk and returns को, और capital requirement जो firms के हैं उसको। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो जहाँ पे हमने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोज एंड कॉन्स और फॉर्मूलेज पढ़े। इस फॉर्मूले के साथ साथ आप नोट्स भी बना के रखिए, और कुछ भी क्वेरी एंड डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कीजिए, mail@gmail.com। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और बताइए कि ये जो है पर्टिकुलर टू सिलेबस है, और पैंडमिक जैसे ही ख़त्म होगा और जैसे एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप इसका फ़ायदा ले रहे हो, आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड स्पेशली कीप मेकिंग नोट्स। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।